हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं। उसके लिए हमको ये जानना है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम क्या करते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें किसी भी गिवन स्ट्रक्चर का जिसके ऊपर लोडिंग लगी होती है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारा पर्पस क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना। जो मैट्रिक्स मेथड है वो उसी लिए एम्प्लॉयड किया जाता है ताकि हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ जो हमारे फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट आते हैं। तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में और उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं एप्रोप्रिएट मैट्रिसेस के द्वारा। हमारे पास यहाँ दो मैट्रिसेस होती हैं जो कि है स्टिफनेस या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। The objective of structure analysis is to find the force and displacement responses of a given structure subject to prescribed loading. Now, matrix method can be employed for this purpose. If we can suitably express all the relevant force and displacement quantities in matrix form and establish their linear interrelationship through appropriate matrices, या तो stiffness या तो flexibility matrix. नाउ स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारे कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड होते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ दो मेथड होते हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड जिसको फोर्स मेथड भी बोला जाता है। सेकंड होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोला जाता है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। जो डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड होता है एक यूनिट फोर्स के द्वारा, मीन्स ये जब फोर्स हम यूनिट कर देंगे यानी कि 1 कर देंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ना स्टिफनेस जो है वो फोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो फोर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम प्रोड्यूस कर सके यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। यहाँ पे डिफॉर्मेशन 1 होता है यानी कि यूनिट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है हमारा F इज 1/k या स्टिफनेस इज 1 ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ मैट्रिक्स हमको पता है हम कैसे लिखते हैं। F मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। F21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, F22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, F32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, F33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारे एलिमेंट्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के। सिमिलरली स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, K11 K12 K13 मतलब रो 1, रो 2 K21 K22 K23, थर्ड रो K31 K32 K33। ना यहाँ पे जो ऑर्डर है, मीन्स ये हमने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है, तो क्या ये हमेशा 3x3 होता है, नहीं। जो ऑर्डर होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का वो डिपेंड करेगा कि हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है, राइट। ये ds पे डिपेंड करता है। और जो स्टिफनेस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो dk पे डिपेंड करता है, मतलब कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है। हमको पता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इनवर्स होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स का और स्टिफनेस मैट्रिक्स फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। जब भी हम एक मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे उसके इनवर्स से दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। इसके एलिमेंट्स हम कैसे डिराइव करते हैं उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की। फर्स्टली जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर और सिमेट्रिक होती है। मीन्स सिमेट्रिक रहेगी, मीन्स जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एक साइड के जो रहेंगे उदी अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल सेम रहेंगे। मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स ये रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो भी हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है, मतलब कि या तो रो मैट्रिक्स नहीं होगी, या तो सिर्फ रो नहीं होगा, या तो सिर्फ कॉलम नहीं होगा, या तो रेक्टेंगुलर नहीं होगा, मीन्स 2 रो और थर्ड कॉलम या थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, इस तरीके से नहीं होगा। ये स्क्वायर के फॉर्म में होगी, मीन्स 2x2 3x3 का मैट्रिक्स होगा। नाउ जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव रहेंगे। जो भी हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं F11 F22 F33 ये नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं होंगे और नॉन नेगेटिव होंगे, नेगेटिव भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि F हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
जब यूनिट फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जनरली डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ अमाउंट आता ही है उन कोऑर्डिनेट्स में। इस वजह से ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं आती हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं तो जीरो नहीं होंगे और ना ही नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट है हमारा जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का, वो इक्वल होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के, यानी कि डीएस के। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स F इज इक्वल्स टू डेल बाय P, P यहाँ पे 1 है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट फोर्स। यूनिट फोर्स के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ अब हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का, मीन्स जो हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उसके एलिमेंट्स कैसे हम डिराइव करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा Fij होता है, एलिमेंट होता है जो मैट्रिक्स के फॉर्म में, यहाँ पे I डिनोट करता है हमारा डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, किस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा, और J डिनोट करता है किस डायरेक्शन में हम यूनिट फोर्स को अप्लाई करेंगे, राइट। Fij ये हो गया, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन I, और J है हमारा डायरेक्शन ऑफ यूनिट फोर्स। यूनिट फोर्स कहाँ अप्लाई किया गया है? मान लेते हैं ये हमारा फिक्स्ड बीम है, या हमारा कोऑर्डिनेट 1 है, ये लोड अप्लाई हो रहा है वर्टिकल साइड में, ये 2 है, और यहाँ पे एक मोमेंट एक्ट कर रहा है जिसको हमने यहाँ पे 3 लिखा है। इसका हमको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। हम कॉलम वाइज एस्टैब्लिश करेंगे मैट्रिक्स को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से। ये फर्स्ट कॉलम कैसे बनाया जाएगा मैट्रिक्स का? ये हमारी फिक्स्ड बीम, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये है कोऑर्डिनेट 1। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्सियल डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए, जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे J के डायरेक्शन में तो क्या डिफॉर्मेशन होता है I के डायरेक्शन में, ये होता है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। एलिमेंट्स भी इसी फॉर्मेट में ऑब्टेन होंगे, मतलब कि F11 जब हम यूनिट फोर्स 1 में अप्लाई करेंगे तो 1 में क्या डिफॉर्मेशन होगा? ये हो गया हमारा फोर्स P इक्वल्स टू 1, तो 1 ही डायरेक्शन में क्या डिफॉर्मेशन होगा? डिफॉर्मेशन किसके इक्वल होता है? PL बाय AE। हमको पता है जब एक्सियली लोड एक्ट करता है तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? PL बाय AE होता है। नाउ अब यहाँ पे P क्या है? 1 है, यूनिट फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ये रूल है। P जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? L बाय AE, और फ्लेक्सिबिलिटी किसके इक्वल होता है? डेल के। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के, तो F11 क्या हो जाएगा? L बाय AE। यहाँ पे F11 क्या है? तो ये जो 1 है जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे 1 के डायरेक्शन में, और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा 1 में, तो ये कहलाता है F11। ये वाला जो होता है फोर्स का होता है, यूनिट फोर्स जब हम 1 में अप्लाई करेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा 1 डायरेक्शन में, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है PL बाय AE। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो जब यूनिट फोर्स 1 में होगा तो 1 में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये होगा L बाय AE। फ्लेक्सिबिलिटी होता है डेल बाय P, P यहाँ पे 1 है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, जो कि इक्वल है L बाय AE के, तो F11 हो जाएगा L बाय AE। नाउ F21 मतलब कि जब हम 1 के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2 के डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब कि जब हम एक्सियली यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे 1 के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट 2 में क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 यानी कि अपवर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं आया, इसीलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या? ये मेंबर यहाँ ऊपर शिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं। जब हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ अपवर्ड कुछ डिफॉर्मेशन है? नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ F31 मतलब कि जब हम 1 के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो 3 के डायरेक्शन में क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या? यहाँ देखिए 3 के डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ 1 के डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये जो 3 का डायरेक्शन है, मतलब मूवमेंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये वैल्यू यहाँ पे 0 है। केवल यहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन ही दिख रहा है, इसीलिए हमारा F11 ही आएगा। ये फर्स्ट कॉलम जनरेट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का। नाउ अब हम सेकेंड कॉलम को जनरेट करेंगे। नाउ सेकेंड कॉलम क्या है? सेकेंड कोऑर्डिनेट का। ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? ये अपवर्ड फोर्स, ये है हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट।
नाउ अब हम ये सेकेंड कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में जब यूनिट फोर्स लगाएंगे तो ये बीम कैसे ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से डिफॉर्म होगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारी बीम, फिक्स्ड बीम। सो सेकेंड कोऑर्डिनेट के अलोंग जब हम यूनिट फोर्स को अप्लाई करेंगे P इक्वल्स टू 1, सो ये डिफॉर्मेशन शो करेगा। सो बीम इस तरीके से ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या होगा, ये हमको पता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है PL/3EI फिक्स्ड बीम के केस में। नाउ अब P हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L3/3EI हो जाएगा। नाउ ये फिक्स्ड बीम के केस में स्लोप क्या आता है, थीटा, PL²/2EI आता है जब पॉइंट लोड एक्ट करता है। तो P 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L²/2EI। नाउ अब हम मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। पहला कौन सा एलिमेंट होता है सेकंड कॉलम का। नाउ अब हमारा सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसके ये एलिमेंट्स हो गए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। नाउ हमारी बात हो रही है कॉलम 2 के। सो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए कॉलम 2 के लिए। सो नाउ F12 मतलब क्या हो गया, जब हम 2 में यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो 1 में क्या डिफॉर्मेशन होगा। सो हमने 2 में यूनिट फोर्स अप्लाई किया, 2 यानी कि अपवर्ड हुआ, यहाँ पे यूनिट फोर्स अप्लाई हुआ तो 1 में डिफॉर्मेशन क्या हुआ, 1 में मीन्स एक्चुअली कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये 0 हो जाएगा। नाउ अब जब हम 2 के डायरेक्शन में यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे मीन्स अपवर्ड, P1 हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन 2 के डायरेक्शन में मीन्स अपवर्ड डिफॉर्मेशन है क्या, हाँ है, कितना है, L3/3EI। सो ये हो जाएगा L3/3EI। नाउ F32 मतलब कि जब हम 2 के डायरेक्शन में यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब कि अपवर्ड में जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो 3 के डायरेक्शन में, 3 का डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट। सो इसमें कोई रोटेशन है क्या, हाँ है। सो ये रोटेशन क्या है, L²/2EI। सो ये अपवर्ड है तो ये माइनस ऑफ L²/2EI। सो ये कॉलम 2 के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नाउ अब सिमिलरली हम थर्ड कॉलम को जनरेट करेंगे। सो थर्ड कॉलम मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट। सो थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे कौन सा है, मूवमेंट का, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा थर्ड कॉलम, ये क्या है, थर्ड हमारा कोऑर्डिनेट मूवमेंट का है। सो ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। नाउ अब हम यहाँ पे यूनिट मूवमेंट देंगे तब हमारे एलिमेंट्स ऑब्टेन होंगे। नाउ अब ये हमारा फिक्स्ड बीम है तो अब हम यहाँ पे यूनिट मूवमेंट देंगे यानी कि M = 1, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी, हाँ डिफ्लेक्ट करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट रहता है तो ML²/2EI, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूलेस में। और रोटेशन कितना होता है जब मूवमेंट एक्ट करता है तो ML/EI, ये हमारा थीटा हो गया। ना एलिमेंट्स हम इसी अकॉर्डिंग हम जनरेट करेंगे, तो M जब 1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L²/2EI। ना और रोटेशन क्या हो जाएगा, L/EI। तो सिमिलरली F13 क्या हो जाएगा, जब 3 के डायरेक्शन में हमने यूनिट फोर्स को अप्लाई किया तो 1 के डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 की डायरेक्शन कौन सी है, ये एक्सियल डायरेक्शन है, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं है, तो ये 0 हो गया। नाउ F23 मतलब कि 3 के डायरेक्शन में जब हमने यूनिट फोर्स दिया, मतलब कि यूनिट मूवमेंट दिया, तो 2 के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 मतलब कि क्या, अपवर्ड कोऑर्डिनेट, अपवर्ड में कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या, हाँ 2 कोऑर्डिनेट हमारा अपवर्ड है तो ये है हमारा ML²/2EI। सो हमारा जो डायरेक्शन है 2 का अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ L²/2EI। नाउ F33 क्या हो जाएगा, 3 के डायरेक्शन में जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब M जब 1 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में, तो ये किसके इक्वल होगा, मूवमेंट के इक्वल, मीन्स जो रोटेशन होगा वो किसके इक्वल है, ML/EI। M यहाँ पे 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, L/EI। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की डायरेक्शन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, नीचे आया है, तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमने कोऑर्डिनेट कैसा है, हमारा डायरेक्शन क्या है, तो अपवर्ड हमारा पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड यहाँ नेगेटिव होगा, इसीलिए हम यहाँ ये नेगेटिव लेते हैं और ये पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसीलिए ये ML/EI पॉजिटिव रहेगा हमारा। नाउ F33 यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जब हम यूनिट फोर्स लगाएंगे, मीन्स यूनिट मूवमेंट यहाँ पे लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये रोटेशन होगा ML/EI। सो M यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा L/EI। सो इस तरीके से हमारे डिफरेंट कॉलम्स आ जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के।
सो नाउ अब हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं इनको हम कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम L/AE 0 0, सेकेंड कॉलम है 0 L³/3i माइनस L²/2ei। नाउ थर्ड कॉलम 0 0 माइनस L²/2ei L/EI। सो ये हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में, जो हमारे एलिमेंट्स हैं मीन्स F12 F21 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये सेम है, मीन्स ये 0 है। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हमारा थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम मीन्स ये और ये सेम है। और F13 और F31 ये यहाँ पे सेम है, ये आप देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम फॉलो हुआ है, मीन्स यहाँ लोड लगाओ तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, जब हम यहाँ लोड लगाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये हमने मैक्सवेल रेसिप्रोकल में पढ़ा था। और जो हमारे मेन एलिमेंट्स रहेंगे मतलब कि F11 F22 F33 डायगोनल एलिमेंट्स ये नॉन ज़ीरो और नॉन नेगेटिव रहेंगे, ज़ीरो नहीं होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के केस में। सो उसी डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, जब हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव ही होंगे। नाउ अब हमको स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है तो कैसे हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेंगे तो हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगी। इस तरीके से हम ऑब्टेन कर लेंगे जब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से। सो इसमें हम एलिमेंट्स कैसे जनरेट करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टिफनेस मैट्रिक्स की। सो फर्स्ट है हमारा जो स्टिफनेस मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मतलब कि ना तो जो वो मैट्रिक्स है सिर्फ एक रो रहेगी, रो के फॉर्म में नहीं होगी, कॉलम के फॉर्म में नहीं होगी, रेक्टेंगल के फॉर्म में भी नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में होगी, सिमेट्रिक होगी। सेकेंड है जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो और नॉन नेगेटिव होंगे, मीन्स ज़ीरो नहीं होंगे और ना ही नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है स्टिफनेस मैट्रिक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। सो जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि अनस्टेबल स्ट्रक्चर की जो स्टिफनेस होती है वो ऑलरेडी ज़ीरो होती है, तो उनकी स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे बनेगी। नेक्स्ट है जो हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। सो जो ऑर्डर होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स का इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अप्लाइड, मतलब कि वेयर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ऑर्डर होगा स्टिफनेस मैट्रिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल। नाउ अब हम फॉर्मेशन करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स का, मीन्स हम जो एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे मैट्रिक्स में वो कैसे फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे हमारा स्टिफनेस के से डिनोट होता है KIJ। यहाँ पे I क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, और J क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। सो फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ I टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ J। हम I में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन कितना होगा J के डायरेक्शन में, ये होता है KIJ। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे कैंटिलीवर बीम का। यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये 1 एक्सियल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में ही 2 और ये मूवमेंट है यहाँ पे 3। नाउ अब हम सिमिलरली ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो फर्स्टली हम कोऑर्डिनेट 1 का मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। सो कॉलम 1 देख लेंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, ये हमारी बीम है, ये हमारा 1 फोर्स, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो यहाँ पे हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 3 हैं। फर्स्ट डिनोट कर रहा है एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या डिनोट कर रहा है, इसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, थर्ड क्या डिनोट कर रहा है, ये रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। नाउ अब हर एक कोऑर्डिनेट के लिए एक कॉलम बनेगा, तो पहला कोऑर्डिनेट ये है हमारा, तो इसका एक कॉलम बनेगा। नाउ अब हमको कोऑर्डिनेट 1 को ऑब्टेन करना है, तो कैसे करेंगे हम, ये जो हमारा 1 कोऑर्डिनेट है, 1 कौन सा है, जहाँ पे एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा एक्सियल फोर्स P है। यहाँ पे जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना होगा, K11 होगा। सो जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे 1 के डायरेक्शन में तो डिफॉर्मेशन 1 के डायरेक्शन में कितना होगा। सो हमको पता है डिफॉर्मेशन कितना होता है, एक्सियलिक के केस में PL/AE होता है। ना हमको पता है K किसके इक्वल होता है, P/डेल्टा के। स्टिफनेस किसके इक्वल होता है, फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन वो स्टिफनेस के इक्वल होता है, तो स्टिफनेस किसके इक्वल हो जाएगी, P/डेल्टा के।
सो P यहाँ पे 1 है यूनिट फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AE/L के, राइट। तो K11 क्या हो जाएगा हमारा, AE/L हो जाएगा, राइट। वैसे ही हम K21 फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे IJ क्या होता है, मीन्स जब हम फोर्स I पे अप्लाई करते हैं तो J पे क्या डिफॉर्मेशन होता है, वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया है। मीन्स जब हम 1 के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन 1 में कितना होगा, तो ये हो गया हमारा K11, 1 में डिफॉर्मेशन देख रहे हैं हम, राइट। सो एक्सियल फोर्स अप्लाई किए तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा यहाँ, PL/A। सो यहाँ पे डिफॉर्मेशन किसी डायरेक्शन में आया, 1 के ही डायरेक्शन में आया है। नाउ नेक्स्ट हम जनरेट करेंगे K21। सो हम 2 के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और 1 के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। सो 2 के डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हैं हम, ये हमारा 2 की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ देखेंगे। तो जब यहाँ पे हमने फोर्स लगाया 2 में, तो क्या यहाँ कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या, ये 2 की वजह से नहीं हो रहा, तो ये 0 हो गया। नाउ K31 क्या हो जाएगा, जब हम 3 के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो 1 के डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, 3 की वजह से तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। ये 2 है हमारा, जब हम 2 की डायरेक्शन में फोर्स देंगे, ये हमारा 2 है, 2 की डायरेक्शन में जब हमने फोर्स दिया K21 के केस में, तो यहाँ ये 1 के डायरेक्शन में कुछ डिफॉर्मेशन शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से डिफॉर्म हो जा रहा है, तो ये 1 के डायरेक्शन में कुछ डिफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। नाउ वैसे ही हम 3 के डायरेक्शन में, ये मूवमेंट के डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, डिफॉर्मेशन होगा क्या, 1 के डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। नाउ हमारा एक कॉलम ऑब्टेन्ड हो गया इस मैट्रिक्स का, स्टिफनेस मैट्रिक्स का। नाउ अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट को जनरेट करेंगे। नाउ अब हमारा कोऑर्डिनेट 2 के लिए हम क्या देखेंगे, ये वाला वर्टिकल फोर्स देखेंगे। नाउ अब जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम सेकेंड यहाँ पे यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा फॉर्मेट होगा। सो यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो बीम क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। सो ये हम मान लेते हैं ये फिक्स सपोर्ट है, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है बीम। सो ये हमने किसी भी स्ट्रक्चर का एक मेंबर मान लिया है, तो इसको हम फिक्सिंग मानेंगे। सो ये जो फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, डेल इक्वल्स टू 1 है। सो ये हमने सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आ जाता है 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर का। सो यहाँ पे भी सेम वही मूवमेंट आ जाएगा 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर का। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 करेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए, तो ये 1 हो जाएगा। सो ये सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की वजह से रिएक्शन क्या आ जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था, ये डाउनवर्ड आती है 12EI डेल्टा बाय एल क्यूब, ये अपवर्ड आती है 12EI डेल्टा बाय एल क्यूब। नाउ अब हम कोऑर्डिनेट 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम K12 सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, K12 क्या हो गया, जब हमको 2 की डायरेक्शन में हमने यूनिट डिफॉर्मेशन दिया तो 1 की डायरेक्शन में क्या फोर्स आया, जब हमने 2 की डायरेक्शन में यूनिट डिफॉर्मेशन दिया। सो 1 की डायरेक्शन क्या है हमारी, एक्सियल डायरेक्शन, ये 1 की डायरेक्शन हमारी एक्सियल है, तो यहाँ पे क्या फोर्स आ रहा है, जब हम 2 की डायरेक्शन में यूनिट डिफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कुछ फोर्स आ रहा है क्या, 1 की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स है क्या, नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। नाउ K22 क्या हो गया, जब हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे 2 की डायरेक्शन में, तो 2 की डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन क्या होगा। सो 2 की डायरेक्शन क्या है, ये है डाउनवर्ड्स। सो यहाँ पे जब डिफॉर्मेशन यूनिट हो रहा है तो 2 की डायरेक्शन में, तो क्या फोर्स आ रहा है, ये हमारा फोर्स आ रहा है 2 की डायरेक्शन में। सो 2 की डायरेक्शन में जब यूनिट डिफॉर्मेशन होगा तो 2 की डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, ये फोर्स हमने ऑब्टेन किया था 12EI डेल्टा बाय एल क्यूब, डेल्टा 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12EI बाय एल क्यूब। नाउ वैसे ही K32 हो जाएगा सेकंड कॉलम के लिए, जब हम थर्ड कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2 में क्या डिफॉर्मेशन आएगा। सो थर्ड हमारा डायरेक्शन कौन सा है, मूवमेंट का है, तो 2 की डायरेक्शन में क्या डिफॉर्मेशन होगा। सो ये डिफॉर्मेशन क्या होगा 2 की डायरेक्शन में, 2 का डायरेक्शन क्या है, ये डाउनवर्ड है 2 का डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट होगा, ये आया हमारा 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। सो डेल्टा यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6EI बाय एल स्क्वायर। सो K32 मतलब क्या हुआ, हम 3 के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएंगे ताकि 2 में यूनिट डिफॉर्मेशन आ जाए,
तो 3 का डायरेक्शन क्या है, ये मूवमेंट, कितना फोर्स लगाएंगे 3 के डायरेक्शन में ताकि यूनिट डिफॉर्मेशन आ जाए 2 के डायरेक्शन में। सो ये हमारी यूनिट डिफॉर्मेशन आ गया। सो कितना फोर्स लगाएंगे मीन्स क्या, कितना ये मूवमेंट लगेगा। तो हम मूवमेंट में कितना फोर्स लगाएंगे, 3 का डायरेक्शन मूवमेंट है, सो कितना मूवमेंट लगाएंगे ताकि ये यूनिट डिफॉर्मेशन आ पाए, मीन्स ये डिफॉर्मेशन 1 है तो मूवमेंट क्या आया है हमारा 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, डेल्टा 1 है तो 6EI बाय एल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट ऑब्टेन हो जाएगा, K12, K22, K32। सिमिलरली हम कोऑर्डिनेट 3 के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये मूवमेंट है, राइट। सो ये हमारा मूवमेंट हमने अप्लाई कर दिया थर्ड कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में। सो एलिमेंट्स क्या हो गए थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, K13, K23, K33, ये थर्ड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स हो गए। सो K13, जब हमको यूनिट डिफॉर्मेशन चाहिए 3 के कोऑर्डिनेट में तो कितना फोर्स हम 1 में अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे को जब हमको डिफॉर्मेशन चाहिए इस 3 के डायरेक्शन में तो हमको कितना रोटेशन देना पड़ेगा 1 की डायरेक्शन में। जब हमको 3 के डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन चाहिए तो हमको 1 के डायरेक्शन में कितना फोर्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पे कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस होगा ही नहीं जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे 1 की डायरेक्शन में। फोर्स जब 1 में अप्लाई होगा तो 3 में क्या डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट शो होगा क्या, नहीं होगा। इधर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इधर डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। सो K13 जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। नाउ K23 मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि यूनिट डिफॉर्मेशन हो 2 की डायरेक्शन में। 2 की डायरेक्शन हमारी क्या है, वर्टिकल। तो वहाँ पे जब हम 3 के डायरेक्शन में, 3 हमारा मूवमेंट है, जब हम डिफॉर्मेशन देंगे तो 2 की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा 2 की डायरेक्शन में। सो जब हम यूनिट रोटेशन यहाँ प्रोड्यूस करेंगे थीटा इक्वल्स टू 1, सो हमको पता है ये हमारा फिक्स्ड बीम है। सो यहाँ पे हमको मोमेंट लगाना पड़ेगा 4EI बाय एल का। सो ये इधर इसका आधा हो जाएगा 2EI बाय एल कैरी ओवर मोमेंट। सो रिएक्शन क्या हो जाएंगे, जब यहाँ मोमेंट एक्ट करेगा यहाँ डाउनवर्ड और यहाँ अपवर्ड, जो कि होता है 6EI बाय एल स्क्वायर के इक्वल। नाउ सो थर्ड के डायरेक्शन में मतलब कि ये मूवमेंट के डायरेक्शन में जब हम यूनिट डिफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे मींस डेल्टा इक्वल्स टू 1 तो 2 के डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, 2 की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। सो कितना फोर्स आएगा यहाँ, वो है 6EI बाय एल स्क्वायर। नाउ K33 मतलब कि जब हम यूनिट डिफॉर्मेशन शो करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में मींस यूनिट, ये मूवमेंट हमारा, इसमें जब हम यूनिट रोटेशन करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में तो कितना मूवमेंट लगा, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कितना मूवमेंट लगा, वो कितना लगा 4EI बाय एल। सो ये आ जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। थर्ड की डायरेक्शन में जब यूनिट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो कितना फोर्स आया थर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे कितने का मूवमेंट आ रहा है 4EI बाय एल का। सो ये हमारा थर्ड कॉलम आ गया। सो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम ऑब्टेन कर लिए। सो ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो आप ये देख सकते हैं ये जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक्स जो वैल्यू यहाँ है मीन्स K12 K21 सेम है, K13 K31 सेम है, K32 K23 सेम होते हैं। तो सिमेट्रिक मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, रो को हम कॉलम कर सकते हैं, कॉलम को रो कर सकते हैं, तो वैल्यूज मैट्रिक्स की सेम आएगी। ये कॉलम है इसको रो कर देंगे तो भी सेम रहेगा, ये रो है इसको कॉलम कर दोगे तो भी वैल्यू सेम रहेगा, ये रो है इसको कॉलम कर दोगे तो भी वैल्यू सेम है, तो ये कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये वैल्यू सेम होती है, K12 K21 K13 K31 K32 K23 ये सब वैल्यूज सेम होती हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो नहीं है और नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव भी नहीं होते हैं। सो ये हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स। अगर हमको इसी मैट्रिक्स से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने बोलेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा इन्वर्स का स्टिफनेस मैट्रिक्स का इन्वर्स। सो इन्वर्स कैसे आएगा, सेम जैसे हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।